गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। जुड़ गए सभी लोग? स्टार्ट करें साइंस। गुड आफ्टरनून। और सब खैरियत? गुड आफ्टरनून। सब खैरियत है ना? रिवीजन करके आए हैं? गुड आफ्टरनून। तो 2 क्लास हुआ था साइंस का। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ के आए होंगे, रिवीजन करके आए होंगे। हम लोग उसके आगे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोग रिवीजन करके आए हैं, विश्वास करता हूं। फिर भी मैं कुछ चीजें आप लोग को रिकॉल करा देता हूं, क्योंकि गति में आ जाएंगे आप लोग। ठीक है, तो ठीक है, साइंस अब डेली चलेगा, टाइम यही रहेगा 12 बजे। आगे बढ़े। मैंने केवल यही कहा था कि मैं बात करूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि कल का अंतिम क्लास के 5 मिनट के बाद बात करूंगा। यार आप लोग क्या करते हैं, कान दिमाग कहां रखते हैं? क्या मैंने ग्रुप में ये नहीं बताया था? एकेडमी वाले भी कुछ स्टूडेंट दिख रहे हैं। क्या बात है भाई, एकेडमी पे कोई नहीं पढ़ा रहा है क्या साइंस? ये एकेडमी के लोग जो क्लास करते हैं वहां पे, यहां भी आए हैं आज। क्या बात है? एकेडमी वाले लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूं मैं। कोई नहीं, उनका भला भगवान करे। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। पिछला लेसन रिवीजन करके आए ना? चलिए, तो जीवों का एवं उनका वर्गीकरण हम लोग पढ़ लिए थे। मैंने बताया था कि कोशिकाएं उत्तक पढ़ लेंगे तो हम लोग इस चैप्टर का भी बाकी हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें हो गई थी। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? सेल। तो हम लोग सीधे आते हैं सेल, जिसमें बायोलॉजी का मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी। अगर आप लोग को याद हो तो बेसिक बातें अगर आप लोग को याद हो तो मैं पूछता हूं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि रिकॉल हो जाए सभी को। ठीक है, चलिए। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को। बायोलॉजी की 2 शाखाएं हैं, एक है जूलॉजी, दूसरा है बोटनी। जूलॉजी के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं हम लोग? जंतु विज्ञान। और बोटनी के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान, यानी जिसमें हम लोग जीव जंतुओं की बात करते हैं, जिसमें मतलब कि एनिमल हो गया, मानव हो गया, चींटी हो गए, पादप हो गए, सब किस सॉरी पादप छोड़ दीजिए, पादप को छोड़ के बाकी जो जीव जंतु हैं किसमें आ जाएंगे? जंतु विज्ञान में। और पेड़ पौधों की जो विज्ञान है वो किसमें आ जाएगा? बोटनी में, वनस्पति विज्ञान में। ठीक है, तो एनिमल का अध्ययन करते हैं किसमें? जूलॉजी के अंतर्गत। और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत इसमें क्या करते हैं? प्लांट्स का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसके 2 शाखा हो गए। एकदम 10 मिनट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो जूलॉजी के, ठीक है, जनक किसे कहा जाता है? तो पहले जो था अलग से बोटनी कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। तो बायोलॉजी के जो फादर थे वही जूलॉजी को भी फादर हो गए। कौन? अरस्तु। ठीक है, और ये बोटनी के फादर किसे कहा जाता है? इन्हीं का एक चेला था, स्टूडेंट था, थियोफ्रिक्स्टस। ठीक है, तो बोटनी के ये फादर हो गए, ये मैंने बता दिया था। इसके बाद हम लोगों ने पहला चैप्टर शुरू किया था सेल। तो मैंने बताया था शरीर की सबसे छोटी इकाई, जिसे हम लोग बायोलॉजिकल नाम में इसे साइटो कहते हैं, और साइटो के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। यानी साइटो जो है किसका अध्ययन करता है? सेल का बायोलॉजिकल नाम है। सेल कोशिका क्या है? एक व्यवहारिक नाम है, लेकिन सेल का बायोलॉजिकल नाम क्या है? साइटो। तो सेल के अध्ययन को क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। मैंने आप लोग को बता दिया था। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सेल यानी मृत कोशिका की खोज की थी। तो उन्होंने एक कॉर्क का सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो उन्होंने देखा कि उसमें कई प्लेट से बनके, यानी कई चेंबर से मिलकर बना है। बात समझ आया? तो मृत कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कर दिया। लेकिन आपसे अगर पूछा गया कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वार्न ने। एंटोनी वार्न ने, याद रहेगा, एंटोनी वार्न ने। तो ये भी बातें हो गई थी। ठीक है, तो
इसके आगे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैविक समुदाय का वर्गीकरण भी मैंने आप लोग को बता दिया था, 5 गो वर्गीकरण हो गया था, ठीक है। और कोशिका पढ़ रहे थे, ठीक है। तो कोशिका में मैंने बताया था जीवों के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। कोशिका को जीवन का मूलभूत इकाई भी कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। उसके बाद 1674 में क्या कहते हैं, जीवित कोशिका का खोज किए थे एवी लेवांक ने। बात क्लियर है। तो उसके बाद भी ये चीजें हो गई थी। और इसके बाद मैंने बताया था पृथ्वी पे सबसे बड़ा सेल कौन सा है, शुतुरमुर्ग के अंडे का सबसे छोटा सेल किसे है, तो माइकोप्लाज्म, ठीक है, माइकोप्लाज्म का। और बात करें अगर मानव जाति में, तो मैंने बताया था मानव जिसमें मेल और फीमेल दोनों आते हैं, तो मानव में सबसे बड़ा मैंने क्या बताया था, मानव में सबसे बड़ा बताया था फीमेल में सबसे बड़ी सेल जो होती है ओवम, वही मानव की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। और मेल में जो स्पर्म पाया जाता है वो सबसे छोटी सेल मानी जाती है मानव जाति की, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बड़ी, फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म, ठीक है। तो मानव जाति की सबसे बड़ी और सबसे छोटी हो गई। इसके बाद मैंने बताया था सबसे लंबी, ये कहां पाया जाता है, सबसे लंबी न्यूरॉन, जो कि ब्रेन का सेल होता है, न्यूरॉन जो होता है सबसे लंबी सेल होता है, ठीक है। ये सभी चीजें डिटेल में बता दिया था। तो एक सेल के अंदर जो होता है, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो वो सेल जो होते हैं उसके बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, तो किसी न किसी झिल्ली से बंधे रहते हैं। इसी झिल्ली को कहते हैं हम लोग सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑर्गन आप लोगों को पढ़ा दिया था, बता दिया था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद मैंने बताया था कि प्लांट में जो होता है एक्स्ट्रा सुरक्षा देने के लिए उसमें सेल वॉल भी पाया जाता है, ठीक है। तो सेल वॉल सिर्फ पादपों में पाया जाता है, ये मैंने बताया था आप लोग को। तो इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। इसके बाद मैंने आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, गोल्गी बॉडी बताया था, वैक्यूल्स बताया था, बहुत सारी चीजें बताई थी, याद है आप लोग को। माइटोकॉन्ड्रिया बता दिया था, किसी को दिक्कत नहीं होगा। गोल्गी बॉडी बता दिया था, वैक्यूल्स बता दिया था, राजधानी, ठीक है। सेंट्रोजम आप लोग को मैंने बता दिया था, ठीक है। सेंट्रोजम वो क्या करता था, कोशिका सेल डिवीजन का काम करता था। इसके बाद मैंने क्या बताया था, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। इसमें भी मैंने बताया था कि 2 टाइप का ये होता है, एक होता है स्मूथ ईयर, इसमें क्या होता है फैट का निर्माण होता है, और एक होता है रफ ईयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ईयर भी हम लोगों ने देख लिया था दोनों टाइप का। इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था राइबोसोम का 2 प्रकार, एक 70S और एक 80S। तो 70S मैंने बताया था कि कोरोना वायरस जैसे छोटे छोटे बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। पौधे और मनुष्यों में कौन सा पाया जाता है, 80S। कैसे पाया जाता है ये डिटेल बता चुका हूं। तो ईयर भी हो गया था। इसके बाद मैंने बताया था न्यूक्लियस, ठीक है, राइबोसोम हो गया। इसके बाद मैंने न्यूक्लियस बताया था, ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, ये क्या करता है सभी कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। और एक मैंने बताया था लाइसोसोम, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो कोई मृत कोशिका की सफाई का काम करता है लाइसोसोम, न्यूक्लियस बता दिया था। उम्मीद करता हूं यहां तक मैंने आप लोगों को बता दिया था न्यूक्लियस का केंद्र का क्या काम था, ठीक है। और एक बताया था प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या था मैंने आप लोगों को बताया था, ये चिपचिपा सा पानी होता है यहां पे, तो इसे क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसको क्या कहते हैं कोशिका द्रव्य यानी सेल, ठीक है, कोशिका द्रव्य। बातें समझ में आया। और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव्य होता है इसे क्या कहते हैं केंद्रिका द्रव्य। इन्हीं दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या मिलता है जीव द्रव्य, जिसे क्या कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है। तो जीव द्रव्य भी आप लोगों को मैंने बता दिया था। उम्मीद है कि यहां तक अंतिम क्लास में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने यहां तक बताया था, किसी कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में यहां तक मैंने बता दिया था, पूरे 6 मिनट लगा, 7 मिनट हम लोग यहां तक आ गए, ठीक है।
अब देखिएगा यहीं से कहानी अब हमारी स्टार्ट होगी। देखिए आज मैं आप लोग को फोटो दिखाऊंगा ओरिजिनल सेल का, ठीक है, अब फिर आप लोग को डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन पहले इससे पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर कर दूं। तो देखिए ये रहा हमारा सेल, ठीक है, इसमें आप लोगों ने बहुत सारे ऑर्गन्स को पढ़ लिया है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स को पढ़ लिया है। अब देखिए सेल के बाहर जो होता है हेयर नुमा कुछ ऐसे पाया जाता है, ठीक है। आप लोग कोरोना वायरस को भी देखे होंगे तो ऐसे स्पाइक प्रोटीन पाया जाता है, कोरोना में देखे ऐसे बाहर में पाइप जैसा लगा रहता है वो, ठीक है। तो कोरोना में ये तो अलग है, ये तो सेल वाला है, ठीक है, आगे बताएंगे, उस पर आगे बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर बात करें एक नॉर्मल सेल की तो इसके ऊपर एक हेयर नुमा आकृति पाई जाती है, ऐसे पतला, इसे क्या कहते हैं, फ्लैजिला और सिलिया, फ्लैजिलिया और सिलिया, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, और एक होता है सिलिया, ठीक है, फ्लैजिलिया और सिलिया, ध्यान से सुनिएगा। तो जो सेल को मूवमेंट करना रहता है ना, तो ये फ्लैजिलिया जो होता है सेल को मूवमेंट में सहायक करता है, और सिलिया भी क्या करता है, सहायक करता है। तो जो छोटा होता है, ये जो छोटे छोटे हेयर नुमा आकृति होते हैं ये सिलिया होता है, और जो ये बड़े बड़े होते हैं उसे फ्लैजिलिया कहते हैं। तो आप बताइए ये मूवमेंट में काम करता है, सेल को अगर मूवमेंट करना होगा तो कौन काम करेगा, फ्लैजिलिया और सिलिया। तो आप बताइए क्या ये प्लांट सेल में पाया जाएगा, प्लांट सेल में पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, क्योंकि उसको मूवमेंट ही नहीं करना है। ये किस में पाया जाएगा, ये सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाएगा, मानव में पाया जाएगा। ये प्लांट सेल में फ्लैजिलिया और सिलिया नहीं पाया जाता है, याद रहेगा। तो ये गति करता है, ठीक है, ये गति करता है कोशिका में, सिलिया और फ्लैजिला, बातें समझ में आया। तो ये गतिहीन कोशिका में यानी प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, तो फ्लैजिलिया और सिलिया, क्लियर है। तो ये सेल के बाहरी में जो क्या बोलते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी को कहते हैं फ्लैजिलिया और सिलिया। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है, बातें समझ आया। यहां तक हम लोग पहुंच गए थे, अब हमें आगे पढ़ना है जो कि इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो अभी तक जो चीजें हम लोगों ने पढ़ा, मनुष्य में का जो सेल था यानी एनिमल सेल था, हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को पढ़ लिया। अब हम लोग कुछ स्पेशल पढ़ते हैं जिसे कहते हैं प्लांट सेल के। तो अभी हम लोगों ने प्लांट सेल के भी बहुत सारे ऑर्गन्स को पढ़ लिया क्योंकि वो प्लांट में भी पाए जाते थे, ठीक है। लेकिन अब प्लांट का स्पेशली पढ़ते हैं जो कि केवल प्लांट में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं प्लास्टिड, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं लवक, क्या कहते हैं, लवक, और ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। क्या होता है अभी डिटेल से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो ये केवल प्लास्टिड जो होता है, लवक जो होता है, प्लांट में पाया जाता है। जैसे कि ये प्लांट सेल है तो इसमें क्या पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, लवक पाया जाता है। इसका कार्य क्या होता है, तो ये 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, तो ये 3 टाइप का होता है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। स्पेलिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा, मैं बता देता हूं पहले, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसको बोलते हैं, क्लोरो का मतलब हुआ हरा, तो इसको बोलते हैं हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। दूसरा होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं अवर्णित लवक। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए तीनों का कार्य क्या होता है, इसे बोलते हैं वर्णित लवक। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा क्या काम होता है। ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लासीड होता है 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये पहली बात कि प्लासीड किस में पाया जाएगा, सिर्फ पौधों में पाया जाएगा। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका काम होता है पौधों के लिए भोजन निर्माण करना। इसका क्या काम होता है, हरे रंग का होता है, और इसका काम होता है भोजन निर्माण करना।
तो ये किसमें, ये पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है हरी होती है, क्यों? क्लोरोफिल के कारण, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो ये पेड़ पौधों को क्या करता है? हरा रंग प्रदान करता है, यानी पेड़ पौधों को रंग प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी हरे रंग की वजह से आप लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन का निर्माण करती है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों का भोजन का निर्माण किससे होता है? पेड़ पौधों के भोजन का निर्माण होता है क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से, हरित लौह के माध्यम से। तो ये फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या करते हैं? पेड़ पौधे खाना बना लेते हैं। तो ये हो गया क्लोरोप्लास्ट का, इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? भोजन निर्माण करना। अब आप एक बात बताइएगा कि अगर पेड़ पौधों का पत्ता हम लोग झाड़ दें, यानी तोड़ दें पूरा, तो क्या पेड़ पौधे सूख जाते हैं? नहीं सूखते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं खाना अगर 2-4 दिन नहीं खाते हैं तो क्या इंसान मर जाता है? नहीं मरता है। मतलब क्या होता है? जैसे मुझे अगर आप लोग कह देंगे कि 2-4 दिन तक खाना मत खाइए, तब भी मैं जिंदा रहूंगा। क्यों? क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा है, मैं इतना खा लूंगा कि 2-3 दिन तक भूख नहीं लगेगा। तो पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये भोजन को स्टोर कर लेते हैं। तो इनके पास तो कोई अलग से टंकी है नहीं, तो ये स्टोर कहां करते हैं? तो ये अपना भोजन स्टोर करते हैं फल में। ठीक है, फल जो होता है इनके भोजन का स्टोरेज होता है। या फिर वो जड़ जिसमें हरा रंग पाया जाता है ना, तो वो भी क्या कर लेता है? भोजन को स्टोर करने का काम करता है। तो अब देखिए, भोजन स्टोर करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। भोजन स्टोर करने का काम कौन करेगा? ल्यूकोप्लास्ट। तो इसने भोजन निर्माण कर दिया, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो पत्तियों ने भोजन निर्माण कर दिया। लेकिन जब पतझड़ का दिन आता है तो आप लोग देखेंगे पत्तियां झड़ जाता है, तो उस समय पौधे भी जीवित रहते हैं। कैसे जीवित रहते हैं? क्योंकि ये अवर्णित लवक जो होता है, ये भोजन को क्या करता है? संग्रहित करता है, मतलब अपने पास संग्रह करके रखता है। तो ये भोजन को स्टोर करता है। ठीक है, और ये जड़ में पाया जाता है। तो आप लोग देखेंगे पेड़ पौधों का गांठ होता है, या फिर पेड़ पौधों में भी कहीं कहीं हरे हरे रंग का पाया जाता है, देखते हैं आप लोग। तो ये हरा रंग जो पाता है ना, ये भी क्या करता है? भोजन निर्माण कर देता है, जब लंबे समय तक पौधों को पत्तियां नहीं आती हैं। तो हर वो हरा रंग जो होता है ना पेड़ पौधों में, जो जैसे क्या बोलते हैं, छाल को, छाल जब उतार के देखिएगा ना आप लोग पेड़ पौधे का, तो हरा रंग पाया जाएगा। तो वहां से भी भोजन निर्माण होते रहता है जब पत्तियां नहीं रहती हैं। तो फोटोसिंथेसिस जड़ से भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत कम मात्रा में। ज्यादातर वो लोग क्या कर लेते हैं? फल में, या जिस पौधे में फल नहीं लगता वो स्टोर कहां करता है? ल्यूकोप्लास्ट। बातें समझ आया? तो ल्यूकोप्लास्ट का एक ही काम है, ये रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, इसलिए इसको अवर्णित लवक कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? भोजन को स्टोर करना। तो ये भोजन का संग्रहण करता है। दूसरा बात करें क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमो का ये अर्थ होता है, हिंदी होता है रंग। तो आप लोग फिल्म शूटिंग में देखे होंगे, या फिर मेरे पीछे जो पर्दा देख रहे हैं वो भी हरा रंग का है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो था क्लोरोप्लास्ट जो था, पेड़ पौधों को कलर देता है, पेड़ पौधों को रंग प्रदान करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। और ये जो है फल को रंग प्रदान करता है, फल को। ठीक है, जो क्रोमोप्लास्ट है वो फल को रंग प्रदान करता है, वर्णित लवक। तो ये रंग प्रदान करता है किसको? फलों को रंग प्रदान करता है। जैसे कि विटामिन के कारण क्या होता है? चुकंदर का कलर देखे होंगे, तो चुकंदर का रंग जो होता है कत्थी कलर का होता है ना, तो विटामिन के कारण चुकंदर का रंग देखेंगे उस कलर का हो जाता है। गाजर का देखेंगे, कैरोटीन के कारण होता है गाजर का रंग। ठीक है, लाइकोपेन टमाटर में पाया जाता है। सबसे बड़ी बात, मेरा कलर देखिए, मैं कौन सा कलर है जी? माने काला, इसको काला मान लेंगे। तो मनुष्य का कलर किसके कारण ऐसा पाया जाता है? मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के वजह से लोग काला या गोरा होते हैं। तो जिसके अंदर ये मेलानिन ज्यादा पाया जाता है ना, तो वो काला हो जाता है, और जिसके अंदर कम पाया जाता है वो गोरा हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो मेलानिन का एक और फायदा भी है, जो व्यक्ति काला होते हैं ना उनको कैंसर होने की चांसेस कम रहता है, क्योंकि जो सूर्य की प्रकाश से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, यूवी किरणें, उससे ये मेलानिन जो है हमारी सुरक्षा करता है। तो काले लोगों को कैंसर होने की संभावना कम होती है, जबकि गोरे लोगों को कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि उनके अंतर्गत उनके में क्या होती है? मेलानिन की कमी होती है, इसलिए वो गोरे होते हैं। हमारे जैसे व्यक्ति में क्या है? मेलानिन ज्यादा है। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है पौधों में पाया जाता है, इंसानों में नहीं पाया जाता। इंसानों में क्या पाया जाता है? मेलानिन। तो इंसानों में कलर कौन देता है? मेलानिन। तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है पौधों में क्या करता है? पौधों के फल को रंग प्रदान करता है। ल्यूकोप्लास्ट पौधों में भोजन स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक जो होता है क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। तो ये है प्लास्टिड, ये सिर्फ पादपों में पाया जाता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा।
प्लासिड आप लोग को क्लियर है? ये मानव में नहीं पाया जाता है प्लासिड, याद रखिएगा, ठीक है, मानव में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा ये केवल पादपों में पाया जाता है, लवक, प्लासिड, ठीक है। और ये 3 प्रकार का होता है, एक को कहते हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, दूसरे को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक, तीसरे को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट जिसे कहते हैं वर्णित लवक। तो पहला जो है भोजन निर्माण करता है, दूसरा जो है उसको संग्रहित करता है, और तीसरा जो है फल को रंग प्रदान करता है। तो हरित लवक के बारे में 2 बातें याद रखना है, क्या? पेड़ का जो रंग होता है, हरित लवक जो है पेड़ के रंग को निर्धारित करता है, यानी हरा रंग पाया जाता है। ये भोजन का निर्माण करता है किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है। और ये पत्ती और तना में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? पत्ती और तना में पाया जाता है। अगर ल्यूकोप्लास्ट की बात करें तो ये अवर्णित लवक इसका हिंदी वर्ड हुआ, और ये भोजन संग्रहण का काम करता है, और ये जड़ में और फल में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? जड़ में। तो जड़ में देखे होंगे गांठ जहां जहां लगा रहता है ना पेड़ में गांठ, तो वो भोजन संग्रह करता है वहां पे प्लांट, ठीक है। तो जड़ में और कहां पाया जाता है? फल में, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, रंग प्रदान करता है किसको? पेड़ के फलों को। जैसे टमाटर मिर्च में लाइकोपेज पाया जाता है, क्लियर है। तो अगर जिनको लिखना होगा लिख लीजिएगा कि लवक जो होता है ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, जिसे लवक कहते हैं, और ये केवल पौधों में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, क्लियर है। तो इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, और इसी कारण पौधों के भाग जो होते हैं, पत्तियां जो होते हैं, हरे दिखाई देते हैं। बस क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग, क्लियर है। ए भाई क्लियर है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत प्लासिड में किसी को? अब देखिए हम लोगों ने लगभग सेल के, प्लांट के और एनिमल के जितने सेल ऑर्गन थे ना सबके पढ़ लिए हैं। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ये है प्लांट सेल, ये है प्लांट सेल, और ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दिया। वैक्यूल क्या होता है, इसी को वैक्यूल मेम्ब्रेन भी होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ईआर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, गोल्गी वेजल्स, गोल्गी एपार्टस एक ही नाम है, राइबोसोम्स क्या होता है, ईआर रफ वाला क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। तो कुल मिला के ये पादप कोशिका का आकृति, तो देखिए ये चौकोर टाइप का दिख रहा है आप लोग को, ये चौकोर है ना, जबकि मनुष्य एनिमल वाला देखिए, एनिमल वाला गोला होता है, ऐसे गोला होता है, ठीक है। कोरोना भी गोले है, ठीक है। तो देखिए ये मैंने आप लोग को बता दिया, राइबोसोम बता दिया, वेकुल्स बता दिया, सेंट्रोसोम, माइक्रो लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है, डिटेल में बता दिया है। तो आप लोगों को इसकी आकृति ध्यान नहीं देना है। ये 9th-10th क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे साइंस में, तो वहां पे एक आकृति बना के क्लियरिटी करने के लिए आता था। 9th का ये फेवरेट क्वेश्चन था कि सेल, ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है, पिक्चर बना के क्लियर कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। 9th-10th क्लास के साइंस में एक क्वेश्चन पूछा जाता था। तो ये आकृति वहां बनाने की आवश्यकता थी, आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आकृति बनाइए और बताइए। आपसे इस पे एक ही बात पूछा जाएगा कि एनिमल सेल प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर को यहां से समझिएगा, यहां पे एक बना लीजिएगा टॉपिक आराम से, डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। तो आप लोग वेन डायग्राम पढ़े हैं, वेन डायग्राम पढ़े हैं आप लोग? जो लोग पढ़े होंगे बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो गलत बात है। तो देखिए एक तरफ मैं लिख देता हूं एनिमल, एनिमल में ही मनुष्य भी आता है, ध्यान रखिएगा, एनिमल सेल, ठीक है। और यहां पे लिख देते हैं हम प्लांट सेल, देखिए। और ये बड़ा गोला में जो होगा हम लोग एनिमल सेल को लिख देंगे, और यहां पे हम लोग लिख देंगे प्लांट सेल का। और ये जो दोनों में पाया जाएगा, ये वाला एरिया क्या बताएगा, जो दोनों में पाया जाएगा। तो ये केवल प्लांट में पाने वाला एरिया बताएगा, और ये जो होगा एनिमल सेल में, और ये दोनों में पाए वाला। तो अब यहां से आप बताइएगा
कि एनिमल सेल जो होता है प्लांट सेल की तुलना में बड़ा होता है कि छोटा होता है? तो एनिमल सेल जो होता है प्लांट सेल की तुलना में छोटा होता है, तो इसे क्या लिखेंगे? ये स्मॉल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? लार्ज होता है। तो पहला अंतर क्या है? दूसरी बात कि ये गोलाकार होता है। क्या होता है? ये गोलाकार होता है। और ये क्या होता है? चौकोर होता है। आप लोग कभी आकृति में मैंने दिखाया था। तीसरा अंतर क्या है कि इसमें जो है सीलिया, ठीक है, और फ्लेजिया पाया जाता है। सीलिया और फ्लेजिया का मतलब क्या है? इसके बाहर जो है हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इसको क्या करता है? मूवमेंट करता है। क्या इसमें सीलिया और फ्लेजिया पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा, क्योंकि प्लांट को कोई मूवमेंट नहीं करना है। अगर मूवमेंट नहीं करता है तो इसमें सीलिया और फ्लेजिया नहीं पाया जाएगा। अब देखिए इसमें लाइजोजोम पाया जाता है। लाइजोजोम पता है ना आप लोगों को? लाइजोजोम क्या होता है? मृत कोशिका को सफाई का काम करता है। आत्मशैली की आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, डिटेल में बताया था। तो क्या इसमें लाइजोजोम पाया जाएगा? नहीं पाया जाता है लाइजोजोम। क्यों नहीं पाया जाता है? ध्यान से समझिएगा। आप लोग देखिएगा कभी पेड़ में कील जब हम लोग ठोक देते हैं पेड़ में, तो उसमें दाग हमेशा बना रहता है, यानी मृत कोशिका वहां पे साफ नहीं हो रहा है, यानी उसके पास, पेड़ के पास कोई लाइजोजोम नहीं है। अब पेड़ का जो विकास होता है ना, वो मनुष्य के विकास से अलग होता है। अब जैसे देखिए ये कोई मनुष्य है, ये इसके टंगड़ी है, ये इसका हाथ है और ये इसका सर है। तो मनुष्य का जो विकास होता है ना एक समान होता है, यानी पेड़ भी बढ़ेगा, पेट भी बढ़ेगा, मुंह भी बढ़ेगा, गर्दन भी, हाथ भी, सब एक ही रेशियो से बढ़ता है। लेकिन पेड़ जो है ना एक रेशियो से नहीं बढ़ता है। आपने यहां कील ठोका ना, तो आप 5 साल के बाद देखिएगा तो कील की जो ऊंचाई होगी ना लगभग वही रहेगी, पेड़ बहुत लंबा हो जाएगा। यानी ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाता है, नीचे की तरफ ऐसे ही रहता है। मतलब कि ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, पूरी तरह से नहीं बढ़ता है। अब मनुष्य क्या है? जैसे घुटना बढ़ेगा, सबका एक समान विकास होता है, तो ये अंतर पाया जाता है। इसलिए इसमें देखेंगे आप लोग को जो है लाइजोजोम पाया जाता है मनुष्य में, कोशिका को साफ कर देता है। पेड़ में नहीं पाया जाएगा लाइजोजोम, ठीक है। तो ये हो गया। तो पेड़ में एक और चीज पाया जाता है जो मनुष्य में नहीं पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। भाई काहे भूल गए? प्लासिड, इसको सी से लिख देते हैं प्लासिड, तीनों हो जाएगा, ठीक है। प्लासिड पाया जाएगा। एक और चीज है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है, वो क्या है? सेल वॉल, ठीक है। तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो ये हो गया प्लांट सेल, ठीक है। ये हो गया एनिमल सेल। तो एनिमल सेल जो होता है स्मॉल होता है, ये लार्ज होता है। आकृति इसकी गोल होती है, इसकी चौकोर होती है। इसमें सिलिया प्लेजिया पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट वही जो मैंने आप लोगों को कलर बताया। क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ? सॉरी, प्लासिड जो 3 प्रकार का होता है, तीनों बता दिया हूं आपको, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो प्लासिड पाया जाता है, इसमें सेल वॉल पाया जाता है, मैंने बताया था एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो सिर्फ इसमें पाया जाता है, ये एनिमल में पाया जाता है और ये प्लांट में पाया जाता है। अब ऐसे भी ऑर्गेन है जो कि दोनों में पाया जाता है। तो दोनों में क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। बताइए, इसको भी जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी के लिए, इसे भी जरूरत है, तो दोनों में पाया जाएगा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। आज जब माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, एनर्जी जब निर्माण होगा क्रेब्स साइकिल के माध्यम से, तो भाई दोनों को यातायात की आवश्यकता पड़ेगी, यानी दोनों को इधर से उधर ले जाना पड़ेगा एनर्जी। पेड़ को भी हमेशा, पत्तियों को क्या होगा? जब फोटोसिंथेसिस की आवश्यकता होती है तो एनर्जी की आवश्यकता उसको होती है। तो गोल्गी बॉडी पाया जाएगा दोनों में। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा? यातायात का काम करता है, ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो ये गोल्गी बॉडी दोनों में पाया जाता है। अब बताइए ईआर दोनों में पाया जाएगा कि नहीं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाएगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी कौन सा? मैंने 2 को बताया था। एक रफ वाले में राइबोसोम पाया जाता है, तो इसमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? एटीएस। मैंने बताया था कि 70S किस में पाया जाता है? सिर्फ कोरोना जैसे वायरस में, बैक्टीरिया में, जिसे हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसी में 70S पाया जाता है। लेकिन प्लांट और एनिमल दोनों में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है प्रोटीन निर्माण के लिए। दोनों में क्या पाया जाता है? एटीएस। तो ये राइबोसोम भी पाया जाएगा। कौन सा? एटीएस वाला। बताइए इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा कि नहीं?
एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस पाया जाता है, प्लांट सेल में, कि ये ब्रेन ऑफ द सेल होता है, तो न्यूक्लियस भी दोनों में पाया जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या अंतर है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आकृति सही नहीं बना है, लेकिन समझ में आ गई होगी। किसी को कोई दिक्कत है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल और प्लांट सेल में? एनीबॉडी, किसी कोई डिफरेंट, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। देखिए तेजी में नहीं बता रहा हूं, बहुत स्लो चल रहा हूं। कोई अगर ये सोच रहा है कि सर बहुत तेजी में बता रहे हैं, तो ऐसा एकदम नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, लिख लीजिएगा। ये तो आप लोग को समझाने के लिए तरीका था कि इधर वाला प्लांट सेल है, इधर वाला एनिमल सेल है, ये दोनों में पाए जाते हैं। ये समझाने के पर्पस से था। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें लिख लीजिएगा। यहां लिख लीजिएगा प्लांट सेल, कल इसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा। इधर लिख लीजिएगा एनिमल सेल। देखिए दोनों में अंतर मैंने आप लोग को समझा दिया है। अगर आप चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। तो आप बताइए प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? तो यहां लिख दीजिए सेल वाल पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट, क्योंकि सेल वाल सिर्फ पादपों में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट कि इसमें प्लासीड पाया जाता है। अभी अभी बताया था तीन गो ये पता है, तीन गो होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये सिर्फ किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। एनिमल में पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। तीसरा बात कि इसमें प्लांट सेल में लाइसोसोम पाया जाता है। ये जो मृत कोशिका को साफ करता है, नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है? लाइसोसोम पाया जाता है। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे कि इसमें जो है सेंट्रोजोम, ठीक है, सेंट्रोजोम जो सेल डिवीजन का काम करता है, सेंट्रोजोम, ठीक है, नहीं पाया जाता है प्लांट सेल में। तो आप लोग को मैंने बताया ना, कील जब ठोका जाता है तो मृत कोशिका होती है, तो वहां सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर सेल डिवीजन होता तो क्या वो साफ नहीं हो जाता? तो इसमें सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोजोम की उपयोगिता मैंने बता रखा। इसमें प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल में पाया जाता है। सेंट्रोजोम बताइए ह्यूमन के ब्रेन में पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। ठीक, इसीलिए उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। पांचवा डिफरेंट क्या है कि इसमें वैक्यूल्स जो होती है, ठीक है, वैक्यूल्स रसधानी जो है पाई जाती है बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, और इसमें जो है कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये मेजर डिफरेंट है। उम्मीद करता हूं प्लांट सेल और एनिमल सेल का ये डिफरेंट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का पॉइंट था। क्लियर है? तो एनिमल सेल में अगर लिखना होगा तो क्या क्या लिखेंगे? एनिमल सेल में लिखेंगे कि इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, सेल वाल नहीं पाई जाती है। ठीक है, जंतु कोशिका में हरित लवक यानी प्लासीड नहीं पाई जाती है। लाइसोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, बस उसी बतवा को इधर पलट देना है, काम खत्म, कुछ नहीं करना, पलट लेंगे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग को सेल समझ में आ गया होगा। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक तो बता दे, नहीं तो मैं अगला टॉपिक शुरू करूं। सेल का ही दूसरा टॉपिक है। चलिए अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ सेल। अगला टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। और यहीं से आपको मैं कोरोना वायरस समझाऊंगा आज। आप लोग का कोरोना वायरस का कंसेप्ट जो है आज यहीं से खत्म होगा। देखिए कोशिका क्या लिख सकते हैं? इसको सेल लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक,
एक को कहते हैं यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। इसको इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रोकैरियोटिक को क्या, अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, हिंदी में अविकसित कोशिका। इसे क्या कहते हैं, विकसित कोशिका। ठीक है, विकसित कोशिका। इसमें जो आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम अपनी नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें कोरोना वायरस, बैक्टीरिया, बहुत सारे फलाना ठिकाना जितना वायरस है सब इसी में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। यूकैरियोटिक में कौन आएगा, लड़का आएगा, आएगा ना लड़का जी, लड़की भी आएगी, एनिमल भी आएंगे, प्लांट भी आएंगे, आएंगे ना। क्यों, क्योंकि इसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये विकसित कोशिका है और ये क्या है, अविकसित कोशिका है। तब देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अच्छा एक बात बताइएगा, इसमें 70S पाया जाएगा, मैंने बताया था, राइबोसोम इसमें भी पाया जाएगा और इसमें भी पाया जाएगा। तो मैं अब दो सेल बना के दिखाता हूं, देखिए। एक हो गया ये प्रोकैरियोटिक वाला और ये हो गया एगो यूकैरियोटिक वाला सेल। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है अविकसित सेल होता है, यानी कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस का जो सेल है क्या है, प्रोकैरियोटिक है। और ये यूकैरियोटिक क्या है, एनिमल का सेल हो गया, प्लांट का सेल हो गया, वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो गया। हमारा सेल हो गया, आपका सेल हो गया, लड़का का सेल हो गया, लड़की का, जिसका भी, सब यूकैरियोटिक होगा। किसी जानवर, कुत्ते, बिल्ली, सबका सेल यूकैरियोटिक होगा। जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख सकते हैं, सब के सब यूकैरियोटिक में आते हैं। जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, सभी चीजें ये प्रोकैरियोटिक में होते हैं। ठीक, दूसरी बात देखिएगा, इसे प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसे प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, तो आप बताइए सबसे पहले क्या था, बैक्टीरिया आया, बातें समझ आ रहा है। इसके बाद शैवाल आया, शैवाल से मेढक, मेढक से तब जाके ना ये विकसित हुआ तो यूकैरियोटिक बना। मनुष्य अचानक से इतना बड़ा पैदा थोड़े हो गया। पहले क्या था, मनुष्य भी कभी प्रोकैरियोटिक हुआ करता था, एक बैक्टीरिया के रूप में हुआ करता था, शैवाल के रूप में हुआ करता था। यही विकसित होते होते कहां चला आया, यूकैरियोटिक में चला आया। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, इसे प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, नील हलित शैवाल, जो आप लोग कल के पास देखेंगे काई जो लगा होता है शैवाल, ये भी प्रोकैरियोटिक ही होता है। ठीक है, और ये जो होता है वास्तविक कोशिका होती है, वास्तविक कोशिका। इसके अंतर्गत सभी पौधे एवं जीव जंतु आते हैं यूकैरियोटिक में। दूसरी बात कि इसमें केवल महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन तो पाया ही जाएगा भाई, सेल मेम्ब्रेन तो सभी में पाया जाएगा ना, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगा तो इसके ऑर्गन जो पाए जाते हैं, इसके ऑर्गन जो है छिटा जाएंगे भूजा जैसा। भाई झिल्ली में नहीं रहेगा तो ऑर्गन गिर नहीं जाएंगे इधर उधर, बातें समझ आ रही है। तो सेल वाल तो सब में, सेल मेम्ब्रेन तो इसमें भी पाया जाएगा, इसमें भी पाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑर्गन होते हैं ना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गन ही सिर्फ पाया जाता है, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी के लिए पाया जाएगा, न्यूक्लियस इसको नियंत्रित करने के लिए पाया जाएगा। ठीक है, गोल्गी बॉडी एक पाया जाएगा एनर्जी को यातायात करने के लिए, इसको घुमाने के लिए। ठीक है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और एक ये लिक्विड पाया जाता है, जीव द्रव्य, बताया था ना जीव द्रव्य, तो इसमें जीव द्रव्य, ये तीन ही जो है ऑर्गन जो है ज्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लेकिन कुछ प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे भी हैं जहां पे क्या पाया जाता है, सेल वाल भी पाया जाता है, सेल वाल भी पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही कमजोर होता है। तो पेड़ पौधे, इसमें आप देखिए इसमें कौन कौन आ गया, यूकैरियोटिक में दो टाइप हो गया, एक एनिमल हो गया और एक प्लांट हो गया। तो प्लांट वाले में तो सेल वाल पाया जाता है, ठीक है, आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन एनिमल में सेल वाल पाया जाता है क्या, नहीं पाया जाता है। लेकिन यहां पे देखेंगे इसमें तो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहां पे तो पेड़ पौधों की कहानी ही नहीं है, जो अविकसित थे सबके सब क्या हो गए, प्रोकैरियोटिक हो गए। तो इसमें देखा जाता है कि कुछ ऐसे भी प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया या वायरस हैं जिसमें सेल वाल पाया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल आपका कोरोना वायरस, स्पाइक प्रोटीन। कोरोना वायरस का आपने पिक्चर देखा है कभी,
फोटो दिखे कोरोना वायरस का, दिखाता हूं अभी कुछ देर, रुक जाइए। तो इसमें सेल वॉल पाया जाता है, लेकिन जो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है वो किसका बना होता है? सेल्यूलोज का। किसका बना रहता है? सेल्यूलोज का। सेल्यूलोज क्या होता है बता चुका हूं। तो प्लांट का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना रहता है, और जो प्रोकैरियोटिक का सेल होता है उसका सेल वॉल किसका बना रहता है? मैं लिख देता हूं, नाम बहुत ही खराब है, मैं यहां पे लिख के रखा हूं, देखिए, पेप्टी डाइग्लाइकेन। ठीक है, तो सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक का होता है वो इस चीज का बना रहता है, पेप्टी डाइकोलोक, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो बना रहता है सेल्यूलोज का बना रहता है। तो दोनों में अंतर क्या है? सेल्यूलोज जो होता है मजबूत होता है, कभी पेड़ का छल्ला देखिएगा कितना मजबूत होता है, और ये जो होता है बहुत ही कमजोर होता है, वीक होता है। ठीक है, तो ये भी सेल वाली है लेकिन बहुत कमजोर होता है। किसका बना रहता है? पेप्टिडाइकोलाइकेन। ठीक है, और ये जो बना रहता है किसका? सेल्यूलोज का बना रहता है। तो दोनों में अंतर क्या होगा कि ये पेप्टिडाइकोलाइकेन का सेल वाल इसका बना रहता है और इसका सेल्यूलोज का बना रहता है। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया और ये यूकैरियोटिक हो गया। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस का। ठीक है, तो देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोजोम, लाइजोजोम, ईआर, ठीक है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये मान लेते हैं किसका हो गया? हमारा एनिमल का या प्लांट का एक सेल हो गया, और ये हम ले लेते हैं किसका? कोरोना का। ये कोरोना का सेल है। अब देखिए होता क्या है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक ये यूकैरियोटिक सेल है। जल्दी से बताइएगा सभी लोग कि प्रजनन दर यानी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता, रिप्रोडक्शन रेट यानी अपने जैसे किसी व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता प्रोकैरियोटिक में ज्यादा होगा, रेट स्पीड ज्यादा होगा कि यूकैरियोटिक में? किसमें स्पीड ज्यादा होगा? कौन जल्दी से अपने जैसा सेल बना सकता है? यूकैरियोटिक जल्दी से बना सकता है कि प्रोकैरियोटिक? प्रजनन करने की दर किसमें ज्यादा पाया जाएगा? चलिए, सब लोग गलती बता रहे हैं, सुनिए। एक बात बताइए, मैं आपसे एक सवाल इस तरह पूछता हूं, एक आपको फोटो कॉपी करना है, एक पेज दे दिया गया, सादा पेज दे दिया गया, इसमें कुछ लिखा है और कहा जा रहा है इसका फोटो कॉपी कर दो। ठीक है, इसको कहा गया फोटो कॉपी कर दो। और एक दूसरा है जिसे कहा जा रहा है हाथ से कलर ड्राइंग करना है, यानी हाथ पेन से बनाना है। अब आप बताइए इसमें ज्यादा समय लगेगा कि इसमें ज्यादा समय लगेगा? भाई फोटो कॉपी में ना जल्दी बनेगा, तभी तो आप लोग देख रहे हैं वायरस जो है, कोरोना वायरस जो है, व्यक्ति में एक जाता है और कई बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन सिस्टम उसका क्या है? तेज है। अब मनुष्य में एक बच्चा पैदा करने में 9 महीना लग जाता है, क्या कोरोना वायरस को पैदा करने में बच्चा 9 महीना लगता है? कॉमन सेंस कहां थी? तो कोरोना वायरस यूकैरियोटिक थोड़े है, प्रोकैरियोटिक है, और ये क्या है? यूकैरियोटिक है। समझ में आया? तो इसमें जो प्रजनन दल होता है प्रोकैरियोटिक में, तभी तो बैक्टीरिया वायरस एकदम तेजी से क्या होते हैं? फैलते हैं, बनते हैं। यूकैरियोटिक में प्लांट देखते हैं कितना समय के बाद, मनुष्य में तो 9 महीने लग जाता है, कुत्ता बिल्ली में भी आप लोग देखे होंगे समय लगता है। ठीक है, इसमें प्रजनन दर तेजी से होता है। कैसे होता है? कोरोना वायरस काम कैसे करता है समझिएगा। अब देखिएगा, पहले मैं आप लोग को कोरोना वायरस का फोटो दिखा दूं भाई। कुछ लोग कोरोना वायरस का फोटो नहीं देखे हैं, दिखा दूं? किसको उठाऊं? किसको उठाता हूं? ये बड़ा होगा कैसे? ये बड़ा कैसे होगा भाई? बड़ा हो जाए भाई।
अरे यार, हाँ ये रहा, देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिएगा ये ऊपर वाला में जो आकृति बना है ना कोरोना वायरस का, ये स्पाइक प्रोटीन है। स्पाइक प्रोटीन क्या है? इसका सेल वाल है, ठीक है। तो अब देखिए ये मनुष्य में जब जाता है ना, तो इसी के माध्यम से घुस जाता है मनुष्य के सेल में, ठीक है। तो ये सेल वाल है, ठीक है। यहां से नहीं समझ में आएगा, रुक जाइए, थोड़ा बढ़िया उठाने दीजिए, ये सही लग रहा है। देखिए ये स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है, दिख रहा है यहां पे, ये जो आकृति लिख रहा है ना, ये सब सेल वाले है इसका। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए तो इसमें क्या पाया जाता है मुख्य रूप से? एक तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा पाया जाता है गोल्गी बॉडी, तीसरा पाया जाता है राइबोसोम इसको प्रोटीन बनाने के लिए, और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में ज्यादा सेल नहीं पाए, ऑर्गन नहीं पाए जाते, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे सेल पाए जाते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है सेल डिवीजन करता है, ठीक है। तो अब एक बात बताइएगा, जैसे ये हमारे इसमें आता है ना, बॉडी में आता है, तो हमारे बॉडी का जो न्यूक्लियस होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो ये जैसे ही हमारे बॉडी में आके चिपकेगा ना, बात समझ में आया? तो नियमतः इसको क्या करना चाहिए, ये आके सेंट्रोसोम में चिपक जाता है। और सेंट्रोसोम का काम क्या है? अपने जैसे सेल का निर्माण करना, जो न्यूक्लियस उसे आज्ञा देता है। तो इसका प्रोकैरियोटिक जो है अविकसित सेल है, तो ये क्या करता है? सेंट्रोसोम से कहता है कि भाई सेल निर्माण करो। तो ये सेंट्रोसोम क्या करता है? सेल डिवीजन करके लगता है कोरोना वायरस बनाने। फेफड़ा में क्या करता है? कोरोना वायरस बनने लगता है। यानी ये अविकसित कोशिका जैसे इंसान के अंदर जाता है, तो ये बनाने लगता है सेल डिवीजन करके। सेंट्रोसोम क्या अंदर ही कोशिका बनाने लगता है, यानी कोरोना बनाना शुरू कर देता है। जब इसको पता चलता है, किसको? न्यूक्लियस को, कि ये कोई बाहरी घुसपैठिया है, इसको नहीं बनाना था, तो ये किसको ऑर्डर देगा? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को क्या करेगा? ऑर्डर देगा कि तुम मारो इनको, ये घुसपैठिया है, इसकी आवश्यकता नहीं है बॉडी में। तो जिनकी मारने की क्षमता लाइसोसोम की अच्छी होती है, तो ये मार जाते हैं, एंटीबॉडी इनको मार के खत्म कर देगा। लेकिन जिनका लाइसोसोम सही काम नहीं करता है, इन वायरस को नहीं मार पाता है, ठीक है, तो वही पूरा फेफड़ा को क्या कर लेता है? जकड़ लेता है, और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। बात तो समझ में आया? तो हमारी ही बॉडी जो होती है कोरोना वायरस का निर्माण करने लगती है हमारे बॉडी में, समझ में आया? तो इनके अंदर ज्यादा नहीं पाया जाता, ये है वायरस। समझ में आया? आ जाना चाहिए, ज्यादा डिटेल में समझिएगा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोई दिक्कत है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोई दिक्कत है? बना नहीं रहा है। एक बात बताइए शक्तिमान, यूकैरियोटिक के बॉडी में बन रहा है, लेकिन उसे बनाने का ऑर्डर तो प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस ने दिया ना। न्यूक्लियस आपका जो ह्यूमन का बॉडी जो था, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन का जो बॉडी था, तो जो आपके सेल का जो न्यूक्लियस था, उसने क्या देखा कि ये कोई घुसपैठिया आ गया है हमारी बॉडी में जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो आपके न्यूक्लियस ने ऑर्डर दिया किसको? लाइसोसोम को, कि उसको मार दो, ठीक है। लेकिन इसके न्यूक्लियस ने क्या किया? आपके सेंट्रोसोम को कहा कि भाई तुम बनाओ, सेल डिवीजन करो। तो आपका न्यूक्लियस ने तो उसको मारने का ऑर्डर किया, बनाने का ऑर्डर थोड़ी दिया। बनाने का काम तो सेंट्रोसोम में से जाके चिपक गया था, और सेंट्रोसोम ने सेल डिवीजन करके बना दिया। बात तो समझ में आया? ठीक है, इसीलिए तो ये बॉडी में एक कोरोना घुसता है और पूरा आपका बॉडी बना डालता है कोरोना, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं ये कोरोना घुसता है, कितना कोरोना बन जाता है, क्यों? रिप्रोडक्शन हो गया। तो इनका सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन हो रहा है, अपने जैसा सेल का निर्माण हो रहा है। तो ये अविकसित कोशिका है ना। सर ये युवान से आया था कि नहीं? ये तो कंफर्म है कि युवान से ही आया था, बिकॉज ये तो कंफर्म हो चुका है कि युवान से ही आया था। अब किसी क्लास में आप लोग को ये बताऊंगा कि वैक्सीन कैसे काम करता है, ये हमारा अभी का मुद्दा नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप लोग को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझ में आया कि नहीं आया?
बताइएगा। अब आपसे कोई कहे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है, तो प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? 70S पाया जाता है। यूकैरियोटिक में कौन पाया जाता है? 80S पाया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, इसके प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं, प्राचीन कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, सेल वाल कुछ में पाया जाता है कमजोर, जिसका किसका बनता है? पेप्टिडाइलोकेन का बना रहता है। ठीक है, और इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, बाकी अंगों का इसमें अभाव देखा जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में। और जबकि आपने यूकैरियोटिक तो पूरा पढ़ ही दिए, ये तो पूरा यूकैरियोटिक है ना, आपने तो पूरा पढ़ डाला, यूकैरियोटिक में इतने चीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट लिखने के लिए समझ लीजिएगा कि लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। इसका क्वेश्चन कल कराऊंगा भाई, पूरा सेल का क्वेश्चन कल कराऊंगा, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन कराऊंगा और इस पे पॉसिबल क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और इधर लिख लीजिए यूकैरियोटिक। ठीक, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला डिफरेंट, ये प्राचीन कोशिका है या प्रारंभिक कोशिका है, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, नीलहरित शैवाल इत्यादि पाया जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? ये वास्तविक कोशिका है, इसके अंतर्गत सभी पौधे, सभी जीव जंतु आते हैं। ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा पॉइंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियस मुख्य रूप से पाया जाता है, बाकी अंगों का अभाव पाया जाता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। इसमें क्या होगा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम सारा अंग पाया जाता है। ठीक, तीसरी बात कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। चौथी बात, जिसे भी हम लोग अलग से एक चैप्टर में पढ़ेंगे, कि इसमें डीएनए गोलाकार होता है। जो प्रोकैरियोटिक का डीएनए होता है, डीएनए अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा, तो इसमें जो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक का, वो गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। आकृति डीएनए का इसमें गोलाकार होता है, जबकि इसका जो डीएनए होता है यूकैरियोटिक का, सीढ़ीनुमा होता है, सीढ़ीनुमा होता है। ठीक है, और ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। तो इसका यूकैरियोटिक का यानी ह्यूमन का या प्लांट का डीएनए आप लोग देखेंगे तो ये सीढ़ीनुमा संरचना का होता है, और ये पूरी तरह से आप लोग देखे होंगे ऐसे ऐसे रहता है इसका डीएनए, ऐसे सीढ़ीनुमा रहता है। बातें समझ में आ रहा है? इसका डीएनए ऐसे रहता है और इसका डीएनए गोलाकार रहता है। तो चौथा डिफरेंस हो गया कि डीएनए इसमें गोलाकार होता है और ये एकल सूत्र होता है। ठीक है, मनुष्य में देखेंगे हम लोग, क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो कई सूत्र होते हैं, ये एकल सूत्र होते हैं प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो इसमें केंद्रिका झिल्ली, केंद्रिका जो होती है, न्यूक्लियस जो होता है, देखा जाता है। अच्छा, एक बात और, इसमें जीव द्रव्य भी पाया जाता है, आप लोग को पता है। और कुछ ऐसी भी प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तब आप एक बात बताइएगा, जैसे कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लीजिए। कोरोना वायरस जो है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ठीक है, गोल्गी बॉडी भी पाया जाएगा, आपका राइबोसोम भी पाया जाएगा 70S का, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। भाई, जो ऊर्जा निर्माण करता है वही नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या ये गति कर सकता है? ये गति नहीं कर सकता। तभी तो आप लोग देखते होंगे 2 गज मास्क है जरूरी, यानी कि अगर आप इतनी दूरी पर रहते हैं तो जितना हम लोग बोलते हैं, जितना हमारा फोर्स लगता है, जितना दूर हमारी ध्वनि से बैक्टीरिया वायरस जा सकता है, उतना ही ये गति कर सकता है। अगर सोचिए इसके पास गति करने की क्षमता होती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता, और जब ये एनर्जी खुद बनाता तो ये बहुत ज्यादा गति कर सकता था। तो इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसके पास एनर्जी नहीं है। और जो प्रोटीन होता है राइबोसोम में, ठीक है, जो प्रोटीन होता है, ठीक है, राइबोसोम में, वो इमरजेंसी में काम आता है। आप लोग को पता है ना, ये इमरजेंसी में काम आता है। ठीक है, तो ये गति नहीं कर पाता है। समझ में आया? जबकि मनुष्य वाला गति कर सकता है, जानते हैं हम लोग, कुत्ते फानते रहते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ ऐसे प्रोकैरियोटिक होते हैं जिसमें नहीं पाया जाता, जिसमें से वायरस भी है, कोरोना वायरस। तो ये गति नहीं कर पाते, इसलिए आप लोग देखोगे कि 2 गज पे अगर कोई यहाँ पे वायरस है तो ये यहां से उठ के यहां नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि गति नहीं कर सकता, इसके पास एनर्जी नहीं है। समझ में आया?
आ गया होगा। तो फिर ये फिर एनर्जी कहां से लेता है भाई? मन में तो ये भी सवाल आया होगा ना कि जब इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये जीवित कैसे रहता है? तो जो जीव द्रव्य पाया जाता है ना, जीव द्रव्य मैंने बताया था ना, न्यूक्लियस में जो लिक्विड पाया जाता है और सेल में जो लिक्विड पाया जाता है, उसी को दोनों को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। तो यहां पे जब माइटोकॉन्ड्रिया कोरोना वायरस में नहीं पाया जाता है तो ये एनर्जी कहां से लेता है? जीव द्रव्य से भोजन निर्माण करता है, यानी कुल मिलाकर एनर्जी जीव द्रव्य से प्राप्त करता है। समझ में आया? तो वो गति नहीं कर सकता, इमरजेंसी में निर्माण करता है बस। आशुतोष जी अभी क्लियर याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी का ही निर्माण होता है और उससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। लूसेंट में गलत लिखा है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, लूसेंट में गलत लिख रखा है, ठीक। अच्छा, कोशिका का एक और टाइप होता है, ठीक है, कोशिका का एक और टाइप होता है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा कोशिका के स्ट्रक्चर के आधार पर कोशिका का दो टाइप देखे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, स्ट्रक्चर के आधार पे। अब हम देखते हैं संख्या के आधार पे, कोशिका की संख्या के आधार पे। तो संख्या के आधार पे भी दो टाइप होता है, कोशिका के संख्या के आधार पे भी दो टाइप होता है। एक को कहते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर, और एक को कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। इसको हिंदी में कहते हैं एक कोशीय, एक कोशीय, इसको कहते हैं बहुकोशीय, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है ध्यान से समझिएगा। एक कोशीय या यूनिसेल्यूलर जो होता है, जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, वो एक कोशीय यानी यूनिसेल्यूलर कहलाता है। और जिनका शरीर जो है अनेक कोशिकाओं के मिलने से बना है, वो बहुकोशीय कहलाते हैं। तो एक कोशीय का एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा बैक्टीरिया है, पैरामीशियम, यूगिलियना, ये सब क्या है? एक कोशीय बैक्टीरिया है। और मल्टी सेल्यूलर में क्या आ जाएंगे? मछली, मेढक, इंसान, लड़का, लड़की, पेड़ पौधे सब बहुकोशीय है। तो ये भी एक डिवीजन है, कहा जाता है यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। उम्मीद करता हूं कि क्लियर होगा आप लोगों को। तो आप लोगों का सेल का बस एक टॉपिक बाकी है जो मैंने आप लोग को बताया था कि न्यूक्लियस को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, जिसमें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब किसमें पाया जाता है? उसी न्यूक्लियस के अंतर्गत पाया जाता है। तो मैंने कहा था न्यूक्लियस के पास भी अपने ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस जैसे एक पूरा सेल है ना, तो उसी तरह न्यूक्लियस को जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो उसमें कई सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, तो बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो अब हम लोग उसको पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को अलग से बाहर निकाल के। समझ में आया? तो सेल आप लोग का खत्म हो गया। अब हम लोग न्यूक्लियस वाला पढ़ेंगे, क्रोमोसोम वगैरह। तो बताइए किसी को सेल समझने में किसी भी प्रकार की कहीं भी दिक्कत आई हो? अरे बीपीएससी में नहीं आता है, बीपीएससी में ऐसा कुछ नहीं, बीपीएससी का क्वेश्चन कल करा दूंगा। तो कल देखिए मैं आप लोग को क्या कराऊंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। कल ये वाला टॉपिक आप लोग को समझा दूंगा। देखिए अब यहां पे समझ में आ रहा है ना कि मोनोरेना क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, फंजाई क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमलिया यूकैरियोटिक। तो अब यहां पे यूकैरियोटिक का मतलब समझ गए आप लोग, एटीएस, समझ में आया? एटीएस। जहां पे प्रोकैरियोटिक है 70S। केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियस में जो वो होता है, क्या होता है? न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होता है अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। ये सारा चीज अब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब ये समझ पाएंगे। प्रजनन रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये अभी बाकी कुछ चीजें पढ़ना बाकी है, तो ये भी समझ में आने लगेगा, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला, जिसे कल कंप्लीट करके कल इन दोनों का क्वेश्चन कराऊंगा। कल इसमें कुछ बाकी है, इसमें कुछ बाकी है, पढ़ा के कल दोनों चैप्टर का क्वेश्चन करा दूंगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। किसी को कहीं दिक्कत हुआ पहले दूसरे चैप्टर में? और यहां से 40-50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है।
एक एक क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे अब, ठीक है। कल मैं आप लोग को क्वेश्चंस कराऊंगा, देखिएगा हर एक क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। समझ में आया? तो साइंस टफ नहीं है, पढ़ना पड़ता है, सिस्टमेटिक वे में सब बन जाता है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक बनेगा, लेकिन जो लोग रिवीजन करके नहीं आए होंगे उनसे नहीं बनेगा, ठीक ना। बताइए, मुझे याद है 9th क्लास में जब मैं था ना, तो ये क्वेश्चन आया था हम लोग के बायोलॉजी में कि एक सेल, एनिमल सेल का और प्लांट सेल का आकृति बना के डिफरेंट लिखो। हमारे टीचर महोदय पता ना क्या पढ़ाते थे, समझ में नहीं आता था, रियली कह रहे हैं, कैसे पढ़ाते थे समझ में नहीं आता था, बस फोटोवा याद रहता था कि ऐसे रहता है। और ये फोटोवा देख के डर जाते थे हम लोग, क्या क्या लिखा है ये सब। अब आप लोग को डर लग रहा है ये सबसे देख के? नहीं लगेगा डर। किसी को लग रहा है जी अब ये डर इन सब को देख के? जी यहीं पे टेस्ट होगा, यहीं पे लाइव टेस्ट होगा। अब डर लग रहा है? नहीं लगेगा। क्लास टाइम में इसका टेस्ट होगा, कल कुछ टॉपिक बाकी है उसको पढ़ा दूंगा, अब कल ही इसका टेस्ट होगा। समझ में आया? क्लास के टाइम में ही लाइव यहीं पे एबीसीडी कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग का 2 चैप्टर एक साथ समाप्त होगा कल। 6 चैप्टर वो है, तो ये जो छोटा चैप्टर था तो आप लोग का हो गया पहला दूसरा, बाकी के 4 गो में बहुत टाइम लगेगा, ठीक ना। रिवाइज नहीं करने से तो डर लगेगा भाई, मेरा काम तो ईमानदारी से समझाना। अगर किसी को कहीं भी समझने में दिक्कत है तो मुझे बताइए, किसी को कहीं भी एक भी टॉपिक समझने में दिक्कत है तो मुझे बताएं। अब देखिए कल का जो भी टॉपिक है उन्हीं व्यक्ति को समझ में आएगा जो तीनों क्लास पिछला किए होंगे, क्योंकि ये साइंस है ना बबुआ। यहां पे रेगुलर अगर क्लास नहीं कीजिएगा आप लोग तो नहीं समझ में आएगा। कोई पॉलिटी इकोनॉमिक्स तो है नहीं कि बीच में से कोई एक नया चैप्टर शुरू होगा, भाग 5 शुरू हो गया कहानी। ये साइंस है बबुआ, हर एक टॉपिक का अगले टॉपिक से रिलेशन रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो मिलते हैं फिर हम लोग रात के 8 से 10 बजे टेस्ट में, ठीक है। इससे पहले हम लोग गूगल मीट पे मिलेंगे अभी सभी लोग, ठीक है। अभी हम लोग अगले 10 मिनट के बाद 1:15 में गूगल मीट पे मिलेंगे। टाइमिंग को लेके थोड़ा सा कुछ लोगों का मार्क्स कम आ रहा है, उनसे बात होगा। तो शुरुआत में हम लोग बात कर लेंगे टाइमिंग वाला, उसके बाद बात करेंगे जिनका मार्क्स कम आता है बाकी लोग को छुट्टी देके 10 मिनट के लिए सभी लोग जुड़ जाएंगे। अब बाकी जिनका मार्क्स कम आता है वो लोग जरूर जुड़ेंगे, ठीक है। तो जुड़ते हैं 15 मिनट के बाद गूगल मीट पे, ठीक है। तो कहा हम बेटा बोले? सिंपी जी क्या चाहती है, हम बेटा बोले आपको? अलबत्ते बुर्बक हैं आप लोग भाई। भाई आप लोग को बेटा बोलने के लिए मेरे पास एक बेटा भी तो होना चाहिए। तो मेरे क्लास में तो ऐसे ऐसे लोग हैं, बेटा बेटी दोनों हैं। हद करते हैं भाई आप लोग तक। चलिए कल 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 मिलते हैं हम लोग, अभी मिलते हैं गूगल मीट पे, बताते हैं आपको बेटा का कंसेप्ट।